2:30 बजे तक और 2:15 तक भोजन विश्राम और 2:15 से 3 बजे तक रैली की तैयारी और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रैली में आम सभा। ये जो रैली निकलने वाली है वो ठीक और 3 बजे यहाँ से निकलेगी और रैली के जो प्रभारी हमने कल तय किया वो अलर्ट में रहे, समय का ध्यान रखें। रैली में 2 क्रम रहेंगे, 2 लाइनें रहेंगी रैली में और महिलाएं सबसे सामने रहेंगे और संघ का जो बैनर तैयार किए गए वो सामने रहेंगे और उसके बाद क्रमशः सभी यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और हम सब रैली की संख्या में आगे बढ़ते हुए जो स्कूल हम लोग को मिला है वास्तव में वहां तक रैली के रूप में जाएंगे और वहां पर और हमारे लगभग 700 से 800 महिला पुरुष हमारे कार्यकर्ता और स्थानीय जो है वहां पर मिलेंगे और दोनों मिलकर के एक कहानी निकलेगी शहर के बीचों बीच से होते हुए जो निर्धारित सभा स्थल है वहां पर पहुंचेगी और उस सभा स्थल में मंची उद्बोधन होगा आम सभा को लेकर के और उसके बाद रैली समापन होने के बाद हम सब यहाँ लौटेंगे और नाश्ते के बाद फिर समय में आगे उनको पढ़ता हूँ और समापन आपका 3 से 6 बजे रैली का समापन संध्या 7 से रात्रि 8 बजे तक उद्योग संगठन होगा जिसमें उद्योग के लेने वाले उद्योग की बैठक को लेने वाले हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको वो लेंगे और उस उद्योग से बैठक के लिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि जो प्रस्ताव आपने लाया होगा और जो उस बैठक में न होगा तो ये भी आप तैयारी कर लें और रात्रि 8 बजे से भोजन एवं विश्राम होगा। तो ये आज का समाचार है और आपके जो किट है उसमें आपको महामंत्री प्रतिवेदन, वित्त सचिव प्रतिवेदन, स्वागत भाषण, नारे और समय गीत इस प्रकार के सब गीत में रहेंगे सब आप सब देख लेंगे। तो मैं अब सबसे निवेदन है कि वो सभा मंडप के मैदान में आ जाए। यहाँ से अपनी शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा में सबसे पहले रायपुर जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो सबसे पहले रहेंगे। उनके आगे भारतीय मजदूर संघ का बैनर, भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ का बैनर रहेगा। और इस बैनर के पीछे राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व रहेगा। उसके बाद रायपुर जिला रहेगा। रायपुर जिले के बाद के बाहर आ जाए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम। काम करेंगे पूरे दाम। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिन बंधुओं का भोजन हो गया अंदर बैठे हुए हैं
उनसे सबसे निवेदन है कि बाहर निकल के आएंगे। कुछ नहीं है, तो शाम को 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। ऐसे खड़ा होना हाँ चलिए पकड़ लीजिए वहाँ। ठीक है मैं भेज दूँ। भाई खड़े हो भाई, इसी लाइन में खड़े रहो। भारत माता की, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। अमर रहे। माता की जय, भारत माता की। जय। अभी सभी लोग वही रहेंगे। अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे। और कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अभी चलिएगा। जय, भारत माता की जय। जवानी भगवा रंग, नई जवानी भगवा रंग। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक लाइन बड़ा झंडा सबको पकड़ाना, अपने लड़के लोग को। ए सजीवन भैया, बड़ा झंडा है। गड़बड़ हो जाएगा। चलो जी, रूट कौन सा है जी? ये रूट है ना, हम लोग चल रहे साहब आगे रहे। जय, अमर रहे, अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। काम करेंगे पूरे दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। राष्ट्रभक्त मजदूरों, एक हो, एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों, एक हो, एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों, एक हो, एक हो, देशभक्त मजदूरों, एक हो, एक हो, देशभक्त मजदूरों, एक हो, एक हो, देशभक्त मजदूरों। एक हो, एक हो। भारत माता की, जय, भारत माता की। जय। और बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। जय भी ललकार, जय भी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। जय, उठाओ ना, उठाओ। जय मातरम, 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 मातरम। जय, जय। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काम करेंगे पूरे दाम। जय, त्याग, तपस्या और बलिदान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम। काम करेंगे पूरे दाम। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। जब तक भूखा
भारत माता की जय भारत माता की जय। भारतीय मधुसूदन अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारतीय मधुसूदन अमर रहे अमर रहे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे और दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। मस्ती का पहचान त्याग तपस्या और बलिदान। मस्ती का पहचान त्याग तपस्या और बलिदान। राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो एक हो देशभक्त मजदूरों एक हो एक हो। आगे और लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। मजदूरों ने ललकारा है। मजदूरों ने ललकारा है। यही हमारा नारा है। जय जय का मजदूर किसान। अच्छा क्या नाम है? काम करेंगे पूरे दाम। बहुत बढ़िया। काम करेंगे ये खाली है कि पैक है? जय जय। बहुत बढ़िया। अमर रहे। पूरा दुनिया की बाबू रे भारत माता की। भारत माता शांति दे। समझो तो समझाओ। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वीडियो ला BMS 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 जय 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 जय। अमर रहे। त्याग तपस्या और बलिदान। त्याग तपस्या और बलिदान। काम करेंगे पूरे दाम। जय मातरम मातरम मातरम। आगे और लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। जय मातरम। आगे और लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। मजदूरों ने ललकारा है। चैन नहीं आराम नहीं। जब तक भूखा इंसान रहेगा तब तक भूखा इंसान रहेगा। भारत माता की जय भारत माता की जय। भारतीय मधुसूदन जिंदाबाद भारतीय मधुसूदन जिंदाबाद। देश हित में करेंगे काम देश हित
कितने करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हर जोल जुल्म के चक्कर में, हर जोल जुल्म के चक्कर में मजदूर 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 लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो। दुनिया के मजदूर, दुनिया को मजदूरों, दुनिया को एक करो, एक करो, एक करो। मजदूरियों, दुनिया को एक करो, एक करो, एक करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस ने दी ललकार, बीएमएस ने दी ललकार। नहीं सहेंगे अत्याचार। जोर जुल्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग ही अभी गाना हमको देखना है, आगे के ठीक है ना। आगे नहीं, पीछे जाओ, आप पीछे जाइए, लाइन फॉर्म करिए ना। ये लाइन हम ही को अप्लीकेबल होता है ना, आप भी लाइन में आ जाइए। वो जो ठीक है, इसी लाइन फॉर्म करना है। चलिए, भारत माता की जय। मातरम, मातरम, मातरम। अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान। त्याग, तपस्या और बलिदान। मजदूरों ने ललकारा है। मातरम, जय। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाई हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। देश का हित पे करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश का हित पे करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश का हित पे करेंगे काम। काम करेंगे पूरे दाम। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। भारत BMS, 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 BMS। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। काम करेंगे पूरे दाम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे।
करेंगे काम। अहमद की क्या पहचान, अहमद की क्या पहचान, अहमद की क्या पहचान, अहमद की क्या पहचान। हाथी मधु संग अमर रहे, हाथी मधु संग अमर रहे। राष्ट्रभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों। अरे लाल गुलाबी छोड़ के बोलो, लाल गुलाबी छोड़ के बोलो, जीत गुलाबी छोड़ के बोलो, जीत गुलाबी छोड़ के बोलो, लाल गुलाबी छोड़ के बोलो, लाल गुलाबी छोड़ के बोलो, जीत गुलाबी छोड़ के बोलो। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय बंधु सदा रहे, भारतीय बंधु सदा रहे। देशभक्ति तेरा नाम, देशभक्ति तेरा नाम, देशभक्ति तेरा नाम। दिया नाम, दिया नाम, दिया नाम, दिया नाम। आगे देखो दिया नाम, आगे देखो दिया नाम। अरे मजदूर मजदूर, मजदूर मजदूर, सड़क बुलंदे, सड़क बुलंदे। भारत माता की, त्याच्यामध्ये जीना है तो, 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 लड़ते लड़ते जीना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा। मैं आज के इस सभा की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद के जिला मंत्री और इस 8वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के आयोजन में अपनी मुख्य भूमिका रखने वाले ऐसे हमारे भाई मुस्ताक जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के आज की इस सभा को प्रारंभ करें। भाई मुस्ताक जी। हेलो हेलो, बोलो भारत माता की। अरे बीएमएस की क्या पहचान, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान, अरे कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत माता की। साथियों, भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का 8वां त्रैवार्षिक अधिवेशन, जिसकी आज प्रथम दिवस में रैली के रूप में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे रैली को आम सभा के रूप में यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भोला तिवारी जी, हमारे भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्षा श्रीमती शोभा सिंह देव जी, हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय बी सुरेंद्र जी,
क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुनील गिरवाई जी, हमारे राष्ट्रीय महिला पदाधिकारी आदरणीय मिश्रा बहन जी, सफेद पूरा पीछू काला काला लगे देखिए लोग, हमारे वनवासी कृषि ग्रामीण मजदूर महासंघ के संगठन मंत्री गुर्जर जी, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रीता एक्का जी, लक्ष्मण चंद्रा जी जो पर्यावरण के हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय प्रभारी हैं, योगेश चंद मिश्रा जी हमारे युवा महामंत्री भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश नरोत्तम झटकारे जी, और सभी संगठन के हमारे महामंत्री अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी सदस्य बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मातृ संगठन, मैं आप सबका भारतीय मजदूर संघ की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग त्याग, तपस्या और बलिदान की बात करते हैं। हम लोग 1 घंटा भी यहाँ पर रैली नहीं चले और रैली पे पहुंचते पहुंचते आधा हो गया और इस समापन के होते होते रैली भी चली गई। ये ठीक बात नहीं। हम लोग जब कहते हैं कि हमारी जो वैचारिक चीजें हैं कि हमको संघर्ष करना है लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, तो वो चीज हमको दिखना चाहिए और तभी हम लोग मजदूरों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज दुनिया की जो जनसंख्या 800 करोड़ है और उसमें 340 करोड़ जो है मजदूर है और उन मजदूरों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ाई भारतीय मजदूर संघ अपनी जो विचारधारा को पालन करते हुए हम इन मजदूरों के लिए लड़ते हैं। अब इस सभी उद्योग से जो महामंत्रियों ने अपनी बात को रखा, अलग अलग समस्याएं इस देश में है, इस उद्योग में है, अलग अलग उद्योगों में है। मैं सबसे पहले अभी हमारे सुरेंद्र राठौर जी भी कह रहे थे कि जो संगठित मजदूरों की संख्या लगातार घटते जा रही है, ये भारतीय मजदूर संघ की अपनी बात को रख रहा है, अपनी मांगों में रख रहा है, ऑल इंडिया में भी रख रहा है कि भैया आप जो संगठित मजदूर हैं इनकी संख्या लगातार घट रही है और आउटसोर्सिंग के रूप में आप काम कराए जा रहे हो। अगर आउटसोर्सिंग के रूप में हमारा मजदूर काम कर रहा है तो मैं इस राजहरा में भी मैंने देखा है, मैंने बात किया है, मैंने पिछले 4 साल से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पर जो असंगठित मजदूर हैं उनका शोषण किस तरह से हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा मैं कि भिलाई में जो मजदूर काम करता है और राजहरा में जो मजदूर काम करता है, इसमें कितना बड़ा अंतर है आपको मालूम होना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। केंद्र की यह प्रबंधन जो है दोनों केंद्र के द्वारा संचालित है, लेकिन राजहरा में केंद्र के समान जो आउटसोर्सिंग को वेतन का निर्धारण होता है उसका भुगतान होता है, लेकिन यहीं पर भिलाई है। भिलाई में जो मजदूर काम करता है उसको राज्य सरकार के जो न्यूनतम मजदूरी है उसका भुगतान होता है। आप समझ लीजिए कि हमारा ठेका में काम करने वाला भिलाई का मजदूर और राजहरा में काम करने वाला मजदूर ये कितना बड़ा अंतर है। इसमें अब आप समझ लीजिए कि वेतन तो दिखाता बहुत बड़ा, राजहरा प्रबंधन जो है बहुत बड़ा वेतन दिखाता है कि यहाँ के ठेका मजदूरों को हम ये देते हैं, वो देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन आप जब उनके जगह में जाकर के देखिए, उनकी वास्तविकता को देखिए, तो वहां पर मजदूरों का शोषण किस तरह से होता है ये आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ लड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पर हमने अधिवेशन किया, इसके लिए हम आने वाले समय में शाम को एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि जिन मजदूरों का शोषण हो रहा है उनके खिलाफ में, उस प्रबंधन के खिलाफ में भारतीय मजदूर संघ क्या करने वाला है ये हम आने वाले समय में इस प्रबंधन को बताने वाले हैं। इसलिए हम चेतावनी के रूप में भी इस आमसभा को करने जा रहे हैं कि राजहरा प्रबंधन जो है, खदान का जो प्रबंधन है, अपने मजदूरों को ठीक से मजदूरी का भुगतान करे, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हित में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, ये हम कहने जा रहे हैं। ये हम आने वाले समय में आज शाम को जो उद्योग से हमारी बैठक है उसमें हम लोग ये प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। साथियों, ये सिर्फ समस्या यही का नहीं, अभी हमारे बिजली के साथी बता रहे, आपको मैं बताऊंगा, बड़ा तकलीफ होगी कि 1965 का अधिनियम जो बोनस का एक्ट है
उसमें आपको जिसको 21,000 से कम तनख्वाह मिलता है उसको बोनस देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हम यदि कोर्ट में जाएंगे तो होना है। लेकिन यहाँ की सरकार समझ लेंगे। इसके पहले की जो सरकार थी उसने कह दिया कि आचार संहिता लग गया, बोनस नहीं मिलेगा, बोनस उसका देना ही पड़ेगा, ये उसके अधिनियम है। आने वाले समय में बिजली के साथियों ने भी ये तय किया हुआ है और आज उसको ये बनाएंगे, मांग पत्र में बनाएंगे, अपने प्रस्ताव में लाएंगे कि आने वाले समय में जो बोनस का मुद्दा है ये अनिवार्य रूप से उसको देना पड़ेगा। इसलिए हम आने वाले समय में बिजली के क्षेत्र में मैं चूंकि प्रभारी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली के साथियों के लिए जिनको बोनस मिलना है, जिनको एसेंसिया मिलना है, जिनको महंगाई भत्ता मिलना है, उसके लिए हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया हुआ है। आज उसका प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार को इस हमारे यूनियन के माध्यम से जाने वाला है। साथियों, उसी प्रकार से आप देखिए आंगनबाड़ी की बहनों ने, आंगनबाड़ी बहनों के काम को आप देख लीजिए, 12-12 घंटा 24 घंटा काम करते हैं। उनका मानदेय देख लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार इस छत्तीसगढ़ में सबसे कम मानदेय आंगनबाड़ी महिला हमारे बहनों को मिलती है और सबसे ज्यादा काम सरकार की जितनी योजनाएं, जितने काम है हमारे आंगनबाड़ी की बहनें करते हैं। लेकिन उनका मानदेय सबसे कम 10,000 रुपया उनका जो मैक्सिमम मानदेय। हम लोगों ने अभी भारत सरकार के सामने भी भारतीय मजदूर संघ ने रैली करके मांग किया है कि कम से कम न्यूनतम वेतन उनका न्यूनतम मानदेय जो 18,000 होना चाहिए। ये हम लोगों ने मांग किया और इसको हम लोग लेकर रहेंगे। भारत सरकार के सामने भी हम लोगों ने बात किया और इसके लिए प्रदेश में भी भारतीय मजदूर संघ लड़ने को तैयार है और लड़ेंगे। इसलिए मैं आह्वान भी करूंगा और बिजली में काम करने वाले साथियों को ये निर्देश भी हम लोग देना चाहेंगे कि उसमें निश्चित रूप से आंदोलन का एक रास्ता बनता है। ये रास्ता हम लोगों को आंदोलन पे जाना चाहिए, ऐसा मैं मांग करता हूँ। अभी हमारे निर्माणी मजदूर के साथी बोल रहे कि आप लोगों को सबको पता है कि जब ये सरकार के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 22 प्रकार की सुविधाएं निर्माणी मजदूरों को मिलता था। 22 प्रकार की सुविधाएं, जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक इतनी सारी सुविधाएं पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो दे रही। इस बीच में भूपेश सरकार आया, सारी सब सुविधाएं बंद कर दिया। सिर्फ 4 सुविधाएं वो लागू किया हुआ था, उसको नाम बदल करके। हम लोग इस सरकार से भी मांग करेंगे, आज उद्योग जब बैठा हुए तो उसमें प्रस्ताव पास करेंगे कि जो पुरानी 22 प्रकार की जो सुविधाएं मजदूरों के लिए निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए दिया जा रहा था, उसको देना चाहिए। इस बात को लेकर के भी हम लोग आंदोलन की कोई न कोई रास्ता बनाएंगे, जिससे इस सरकार के पास हम दबाव बनाएंगे कि यह जो 22 प्रकार की जो निर्माण में लगे हुए मजदूर हैं उनको सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। ये बात हम लोग कहने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओपीएस का मुद्दा की बात जहां तक आई थी कि हमारे भारतीय मजदूर संघ ने ऑल इंडिया स्तर पर हमारे कर्मचारी परिसंघ के माध्यम से ओपीएस की मांग को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर में किया था। और आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ के जो आंदोलन हुआ उसके कारण इस देश की जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को बुलाया और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसके प्रति गंभीर हैं और कोई न कोई रास्ता हम निकालेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है और जब तक केंद्र इस ओपीएस के मुद्दे को सुलझाएगा नहीं, किसी भी प्रदेश में ओपीएस का मुद्दा ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। ये आप सबको मालूम है। 2022 अप्रैल इस सरकार ने ओपीएस लागू किया राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और आपको पता है कि इस बीच में 35 कर्मचारी बीमार थे और एक्सीडेंट से मर गए। उनके परिवार को अभी तक कोई पेंशन लागू नहीं हो पाया, एक भी पेंशन नहीं मिल पा रहा। कारण जानते हैं कि 2022 में जो लागू किया है उसके पैसे, जितने पैसे कटौती हुई है एनपीएस का, वो सारा पैसा केंद्र सरकार को दे रही है। ये सरकार क्या बोल रहा है कि जो कटा है उस पैसे को आप जमा करो, तब मैं आपको ओपीएस की सुविधा दूंगा। सारे 35 परिवार भूखे मर रहे 35 परिवार, उनके बच्चों को खाने की नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं। तो बिना सोच के, बिना विचार के, बिना ठीक से उसमें अध्ययन किए यदि इस तरह से किसी भी स्कीम को लागू करेंगे
तो इसका कैसे दुष्परिणाम होगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो उन बहनों को आप मिल करके पता करिए जिनको 35 परिवार जो आज भूख से मर रहे। साथियों, आप सबको बताना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ ने, आप सबको पता है कि हमने पटना में, हम जिन असंगठित मजदूरों की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने कहा था कि इस देश में आप आउटसोर्सिंग से ज्यादा आप सारे उद्योगों में काम करा रहे हैं। आप देख लीजिए जितने भी नगर निगम हैं, एनटीपीसी है, सीएसईबी है, कोयला है, सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग में काम हो रहा है, कम संगठित मजदूर है। भारतीय मजदूर संघ ने क्या बोला था कि आप ठेकेदार जो होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके इनकम लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि 64% इस देश की संपत्ति जो है 10% उद्योगपतियों के पास है। अगर 10% लोगों के पास में 64% संपत्ति होगा तो आप कल्पना करिए कि आर्थिक विषमता कैसी होगी, कि उद्योगपति अमीर होते जा रहा है, हमारा मजदूर गरीब होते जा रहे हैं। इस देश में जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो खाई है, जो अंतर है, इतनी बड़ी है, भयावह है। भारतीय मजदूर संघ ने इसलिए मांग किया कि इस विषमता को समाप्त करिए, न्यूनतम मजदूरी को खत्म करिए और जीविका मजदूरी पे आइए। आप जो न्यूनतम मजदूरी देते हैं उससे मजदूरों का भला नहीं हो पा रहा है, भरपेट खाना नहीं पा रहा है, समाज में जीने लायक उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए जीविका मजदूरी को लागू किया जाए, ये भारतीय मजदूर संघ ने कहा। दूसरा क्या बोला कि इसके लिए आप पूरे देश में एक समान श्रम कानून होना चाहिए, ये भी भारतीय मजदूर संघ ने मांग किया है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि लगातार जो आप ठेका प्रथा लागू कर रहे हैं, अंधाधुंध जो ठेका हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। हम कुछ हद तक ठेके में सहमत हैं, लेकिन आप जिस ढंग से लगातार अंधाधुंध जो ठेकेदारी कर रहे हैं, ये गलत है, इसका भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब मुद्दों को लेकर के आप 26 अप्रैल को आप पूरे देश के जितने जिले हैं वहां पर भारत सरकार के नाम पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन देकर के भारत सरकार से मांग किया है कि इन 4 बिंदुओं पर आप जो है सोचिए, विचारिए, और जो अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, उसको पाटने की व्यवस्था करना चाहिए। इतना न्यूनतम मजदूरी में लोगों का जीवन यापन नहीं चल रहा है, इस बात को भारत सरकार के सामने रखना है। अभी एक बात और कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी आप सब जान रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत सारे कानून को कम करके 4 श्रम कानून बनाने जा रहा है, जो बन चुका है लगभग, इसको लागू करने जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने उस 4 कानून में से 2 जो श्रम कानून है उसका स्वागत उन्होंने किया, लेकिन 2 जो श्रम कानून है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसको भारतीय मजदूर संघ ने मांग किया है कि इन कानून में संशोधन करने के बाद ही इसको लागू किया जाए। ये भारतीय मजदूर संघ ने मांग किया है। आपको एक उदाहरण के रूप में हम बताना चाहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ की जो मांग थी और जिसमें आपत्ति थी कि आप जानते थे कि पहले जो श्रम कानून था उसमें उद्योग को बंद करने के लिए, जिस उद्योग में 100 मजदूर काम करते थे, उसको बंद करने के लिए, तालाबंदी करने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, उस 100 मजदूरों की जगह पर 300 मजदूर, मतलब जिस उद्योग में 300 मजदूर काम कर रहे हैं, और जिस दिन चाहेगा उद्योगपति उस दिन उद्योग को तालाबंदी करने का उसको पावर मिल जाएगा। इस बात को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने अपनी आपत्ति जताई, और बहुत सारी छोटी छोटी उसमें बातें हैं जिसको आपत्ति के माध्यम से हम लोगों ने दर्ज किया है और भारत सरकार से मांग किया है कि इन कानून में संशोधन होना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय मजदूर संघ ने बहुत लड़ाई लड़ी है, और बहुत लड़ाई लड़ करके मजदूरों को दिलाया भी है। आने वाले समय में जो मांगे पूरी नहीं है उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2017 में याद करें, 11 श्रमिक संगठन देश के आंदोलन कर रहा पकड़ा था, उसमें बहुत सारी मांगे उन्होंने रखा था, और जिसमें भारत सरकार ने जब नोटिस दिया भारत सरकार को, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हमसे बात करें। सारे संगठन ने, चूंकि वो पॉलिटिकल इश्यू बना करके चल रहे थे कि हम पॉलिटिकल दृष्टि से सरकार को झुकाएंगे, इसीलिए वो मानने को तैयार नहीं थे, बैठक में जाने को तैयार नहीं थे, चर्चा करने को तैयार नहीं थे। भारतीय मजदूर संघ ने कहा नहीं, पहले चर्चा करके देखते, यदि हमारी मूल मांग को मान लेगा तो हम आंदोलन पे क्यों जाएंगे। भारत सरकार के साथ में हमारे भारतीय मजदूर संघ की चर्चा हुई, और उसमें आपको याद दिलाना चाहूंगा
कि जो न्यूनतम मजदूरी था मजदूरों का उसे 42% का आप किया उन्होंने वृद्धि किया। ये भारतीय मजदूर संघ के मांग पे किया था। आपको पता होगा जो 265 रुपया था उसको 325 रुपया किया। दूसरी मांग क्या माना था कि विद्युत जो अधिनियम है जो एक का है 1965 का, जिसके अंतर्गत 10,000 तक मिलने वाला जो वेतन है पाने वाला कर्मचारी है उसको 3,500 बोनस मिलता था, 3,500 मिलता था ना। और उसको बढ़ा करके भारतीय मजदूर संघ के मांग पर उन्होंने 7,000 बोनस का प्रावधान किया। और आज मजदूरों को जिनको 21,000 तक वेतन मिलता है उनको 7,000 बोनस मिलता है। ये भारतीय मजदूर संघ की उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी बात थी। पहले भी जब शुरुआत हुई बोनस की तो भारतीय मजदूर संघ की मांग थी इसने। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा 23 जुलाई 1955 को जो भारतीय मजदूर संघ का स्थापना हुआ और आज तक जो भारतीय मजदूर संघ ने जो इतनी सारी मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ करके बहुत सारी मांगों को पूर्ति कराया है और जिसके कारण इस देश के मजदूरों का समर्थन भारतीय मजदूर संघ को मिला है, जिसके कारण भारतीय मजदूर संघ आज देश का सबसे बड़ा संगठन बना है। ये सब आप लोगों के कारण है, आप लोगों की मेहनत के कारण है। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन मंत्री श्रीमान सुरेंद्र सर, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी निर्वाही सर, प्रदेश अध्यक्ष शोभा मोहन, महामंत्री जी एवं उद्योग प्रभारी छत्तीसगढ़, भारतीय मजदूर संघ मंत्री जसपाल भैया एवं तमाम हमारे मंचस्थ सभी हमारे श्रेष्ठ मार्गदर्शक और हमारे सम्मुख बहने और हमारे साथियों, आज हम सभी इस दंडी रंजारा की पावन धरा पे अपना भारतीय मजदूर संघ के जिम्मेवार्षिक अधिवेशन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी से पूर्व हमारे राजेश भाई स्पष्ट कहे कि पिछली सरकार जो थी वो मजदूर विरोधी और पूरे तरह से मजदूरों का शोषण करने पर तुली हुई थी, जिसके चलते भारतीय मजदूर संघ समय समय पे हमेशा आह्वान करते रहा और आंदोलन करते रहा। आज हम सभी इस अधिवेशन में अपना आने वाले 3 वर्ष की नियति और पूरा रूपरेखा तय करेंगे और जो भी हम लोगों को ऊपर का निर्देश मिलेगा उसको पूरे मन से अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग अपना पूरा काम करेंगे। और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के हम सिपाही हैं और जब भी भारतीय मजदूर संघ जो भी निर्णय देता है हम सभी उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये 8वां द्विवार्षिक अधिवेशन दिल्ली राजहरा में होने जा रहा है। जितने लोग आप आए हैं सभी बधाई के पात्र हैं। मैं निर्माण के क्षेत्र में चूंकि बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो श्रमिकों का ही हुआ है। पिछले सरकार में सरकार की सारी योजनाएं खास करके भवन निर्माण में बंद पड़ी थी। हमने इतने धरना इतने आंदोलन पूरे प्रदेश में किए हैं, तब कहीं जाके कुछ योजना अभी भी संचालित है, कुछ योजना अभी भी बंद पड़ी है। उसके लिए हम पूरे प्रदेश में आगामी एक तिथि तय करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये आंदोलन होगा। सरकार चूंकि अभी नहीं आई है, अगर योजना प्रारंभ करती है तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री श्रम मंत्री का घेराव ये तय है। मैं इतनी ही कहकर अपना वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री मंच पर आसीन उठना नहीं है, चुपचाप बैठे मत देखो ना, पीछे पीछे मत देखो ना। हमारे सामने कितने सारे लोग हैं, पीछे मत देखो ना। कितने सारे लोग
गिनती नहीं बैठे रहेंगे। नेताजी जायसवाल जी, पत्रकारिता बंधु भगिनियों, मैं तो उठने नहीं करूँ जब लास्ट था मैं उठाऊंगा। हम एनटीपीसी में संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। देख लो पूरा वीडियो लगते थे। माननीय संगठन मंत्री जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि बीएमएस सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं करता, देश की चिंता करता है, उद्योग की चिंता करता है और मजदूरों को भी चिंता करता है। लेकिन बीएमएस का एक अंग होने के नाते एनटीपीसी से संबंधित हमारी समस्या है जिनके लिए हम निरंतर लड़ते हैं, लेकिन मेन पावर रेशियो इतना नगण्य है। यदि मैं उदाहरण में रखूं, हमारी एनटीपीसी की कुल देश भर में 59 स्टेशन है। 73,400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता, कुल कर्मचारियों की क्षमता 16,000। जब हम 90 में भर्ती हुए थे, 88-90 में, उस समय हमारी क्षमता थी 16,000 मेगावाट और कर्मचारी थे 25,000। आज हमारी क्षमता है 73,400 मेगावाट और वर्कर्स सिर्फ 16,000। सुन के आपको ताज्जुब होगा, किसी विभाग में जहां आप काम करते हैं आपके ऊपर कितने अधिकारी होते होंगे? कुल कामगारों की क्षमता है एनटीपीसी में 5,000। कुल वर्कर्स जो हम यूनाइटेड सेक्टर में है, संघीय क्षेत्र में है, स्टेट में जो काम कर सकते हैं, उनकी संख्या 5,000। अधिकारियों की संख्या 11,500। एक वर्कर के पीछे 2 अधिकारी। कहते हैं कि मेन पावर में जितना कास्ट हमारा जाता है, खर्च होता है, वो हमारा 3% जा रहा है, लेकिन उसकी हम तुलना देखते हैं तो 0.3% वर्कर्स को मिलता है और अधिकारियों को बाकी पूरे। लेकिन नारा है हमारे भारतीय नौकरी संघ का कि आय विषमता समाप्त हो और 1:10 अनुपात हो। और सही में एनटीपीसी ने क्या किया? अपने सबसे छोटे लेवल के अधिकारी को 30,000 रखा और सीएमडी को 3 लाख रुपए रखा। तो कहते हैं कि आप तो हम 1:10 अनुपात में है, बीएमएस की डिमांड है, आप फिर से क्या मांग करते हो? लेकिन क्या जायज है? अब देखिए, मैं एनटीपीसी पूर्व में काम करता हूं। छत्तीसगढ़ में हमारी एनटीपीसी की 3 इकाइयां हैं, सीपत में, लारा में और कोरबा में। हम संगठित क्षेत्र में कुल 200 कामगार हैं, खड़े हो जाओ और 449 अधिकारी हैं। विभिन्न प्रकार की श्रमिक समस्याएं हैं। जैसे मैं बिजली में प्रदेश महामंत्री का दायित्व है, बिजली के क्षेत्र में भी अनेकों समस्याएं हैं। लोग सोचते हैं कि बीएमएस भाजपा की सरकार है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। हमारा यह संगठन भारतीय मजदूर संघ पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन में आता है और श्रमिकों के हित में यदि कुछ होता है, यदि श्रमिकों के सम्मान में कार्य नहीं होता है, तो चाहे वह किसी की भी सरकार हो, उसके सामने हमने आंदोलन के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने पिछले समय देखा होगा कि भारतीय मजदूर संघ केंद्र में भाजपा की सरकार रहते हुए भी वहाँ विभिन्न प्रकार की हमारी वहाँ रैली आयोजन हुआ और हमने मांगों को वहाँ रखा। उसी प्रकार हम बिजली में भी आने वाले समय में, जैसे प्रदेश में राज्य सरकार में पुरानी पेंशन योजना लागू है, लेकिन हमारे विद्युत कंपनी में वो पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है। हमने आने वाले समय में राज्य सरकार के विरोध में हमने पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रस्ताव लाए हैं और उसके लिए हम आगे आंदोलन करने जा रहे हैं। उसी प्रकार एक छोटी छोटी समस्या भी हमारे सामने नहीं हो पा रही है,
हम निश्चित रूप से उसके मांगों के लिए आने वाले समय प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली योजना, डीए और बोनस जो कि चुनाव आचार संहिता के कारण बिजली कंपनी में कर्मचारियों को नहीं मिला है, उसके वजह हमने आने वाले समय में एक प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रस्ताव पास करेंगे और आने वाले पूरे प्रदेश में हम उसके लिए आंदोलन करेंगे ताकि डीए और बोनस सहित विभिन्न कर्मचारी समस्याओं को लेकर के हम पूरे प्रदेश भर में अपना आंदोलन करेंगे और उसको मांग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। साथियों, भारतीय मजदूर संघ हमेशा कर्मचारी हितों के लिए, चाहे वह किसी की भी सरकार हो, हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़ते आया है, संघर्ष करते आया है। मैं आश्वासन देता हूँ, बिजली कर्मचारी संघ महासंघ पूरे कर्मचारी हितों के लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपनी मांगों पूरा कराने के लिए अपना आंदोलन करके भी उनको संघर्ष करेंगे और अपना मांग पूरा करा के रहेंगे। और अभी इस आम सभा संबोधित करने के लिए और विभिन्न संगठन के अनुसांगिक संगठनों के हमारे महामंत्री हैं। अब ज्यादा मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा, इतना कहकर मैं अपना भारी विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। एक भारतीय मजदूर संघ के लिए एक ऐसा वातावरण आप लोगों ने बना दिया है कि आज जो व्यक्ति आज इस रैली को देखा होगा, 2 दिन तक चलने वाले आम सभा में, वो आपकी बातों को सुनेंगे, उनको अवश्य पता चलेगा कि भारतीय मजदूर संघ की नीति क्या है। किसी भी संगठन में काम करना बहुत आसान है, लेकिन संगठन को समझ के काम करना उतना ही कठिन है। तो ये 2 दिन वैश्विक आंदोलन जो हमारा आम सभा है, उसमें हमको भारतीय मजदूर संघ को समझने का अवसर मिलेगा। हम संगठन को समझ करके सबके उसके बाद में हम काम करेंगे। तो आज हमारे प्रदेश के कोने कोने से जो वक्ता हमारे बीच आए हैं, कार्यकर्ता हमारे बीच आए हैं, सबको ऐसा अवसर मिला है, उसके लिए प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे बीच बहुत से वक्ता आप लोगों के बीच है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग प्रदेश के कोने कोने से आए। बालोद जिले से हमारे जितने भी लोग आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका ने इस रैली में भाग लिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। महामाया क्षेत्र से और खदान के जितने भी लोग इस रैली में भाग लिए हैं, उनका मैं भारतीय मजदूर संघ जिला बालोद की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। और आगे की कार्रवाई के लिए आदरणीय योगेंद्र मिश्रा जी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हम सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश बहनों की अहम भूमिका है। आंगनबाड़ी पांगड़ ऐसे ही हमारे महासंघ आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की महामंत्री बहन अंजनी पटेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के आज की सभा को संबोधित करें। बहन अंजनी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। सबसे पहले तो मैं भारतीय मजदूर संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हम लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारी बहनें हैं, वो सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पिछले कई वर्षों से हमारी विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम कहीं न कहीं कामयाब हो रहे हैं, कहीं न कहीं चूक रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले समय में हम लोगों ने बहुत लंबा समय तक आंदोलन किया। हम आंगनबाड़ी की समस्याओं को कहें तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। आज की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का इतना बुरा स्थिति है कि अगर आज कार्यकर्ता 25 साल 30 साल अपनी सेवाएं देती है, लेकिन उसके बाद बिना कोई सेवा के, बिना कोई सुरक्षा, बिना कोई भविष्य, बिना कोई
प्रणाम देती हूँ। बहुत धन्यवाद। भारत माता की दूरी है, महिला परिवार की दूरी है, बिना महिलाओं के कोई काम नहीं होता। इसीलिए शायद हमारे देश के मनीषियों ने महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान देते हुए कहा था, जत्र नारी पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। जिस घर में महिला का आदर नहीं होता, उस घर का कभी विकास नहीं होता। उस घर में बच्चों को देखे तो वो फिर उनका आदत में हो जाता है कि मम्मी क्या कर लेगी, पापा तो इसे पीटते हैं, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। तो भाइयों, यदि आप सच में हिंदू संस्कृति के पुरोधा है और सम्मान करते हैं, तो सर्वप्रथम हम सभी को अपनी बहनों, माताओं, बेटियों, माँ, इन सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी 100 की समान होते हैं। श्री माता का शक्ति का कार्य सारा का सारा ब्रह्मांड की रचना के साथ ही माताओं को मिला है, बहनों को मिला है। आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी, आपको लक्ष्मी चाहिए तो महालक्ष्मी की आराधना करनी पड़ेगी, अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको माँ सरस्वती को प्रसन्न करना होगा। इस तरह भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिना महिलाओं के ईश्वरीय सत्ता भी नहीं सक्षम है। जहाँ देवता असुरों का संहार करने में असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ नारी रूपा माँ दुर्गा को अवतरण लेना पड़ता है राक्षसों के संहार के लिए। तो भाइयों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो आप खुद भी जानते हैं कि महिला इस समाज की धुरी है, परिवार की धुरी है। बिना महिलाओं के परिवार सही नहीं चलता, बिना महिलाओं के देश सही नहीं चलता। आप देखिए, कहीं भी आपने देखा होगा जहाँ मातृशक्तियों को आपने काम दिए होंगे, उन्होंने ज़्यादा लगन, ज़्यादा समर्पण और ज़्यादा त्याग के साथ काम किया होगा, क्योंकि निहित स्वार्थों से परे ऊपर उठकर उनका कार्य करने की आदत है। सुबह सो के उठती है, वो ये नहीं सोचती है कि उनके पैर में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है या उन्हें बुखार है। उनकी पहली चिंता होती है कि मेरे पति को नाश्ता समय पे मिले ताकि वो अपने कार्य पे जा सके, मेरा बच्चा बिना टिफिन के स्कूल ना जाए। इसलिए वो ये भूल जाती है कि मेरी तबीयत खराब है और उठती है और सबसे पहले वो अपने इस कार्य में लग जाती है। एक महिला कहते हैं कि पुरुष पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, किंतु यदि एक घर की कोई महिला पढ़ती है, शिक्षित होती है, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। क्योंकि पुरुष की हो या महिला की हो, किसी की भी प्राथमिक पाठशाला तो माँ ही है। जन्म लेते ही आप अपनी माँ की गोद में आते हैं और आपकी भूख, आपकी प्यास, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी परेशानियां सबसे पहले अगर किसी को एहसास होती है तो वो आपकी माँ होती है। एक बार मैंने कहा मेरे बेटे से अचानक कि देखो तो जरा छोटू से बात करो, उसकी तबीयत खराब है क्या? तो मेरा बेटा कहता है आपको कैसे पता? तो मुझे एहसास हो रहा है। तो उसने पता किया था वो सच में वो भी माँ था। तो माँ ऐसी होती है कि उसको अपने बच्चे का दूर बैठ कर भी पता चलता है। ये शक्ति ईश्वर ने शायद माताओं और बहनों को भी दी है। आज हमारी मातृशक्तियों के बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बहनों, आप अपने घर को संवारते हुए, सजाते हुए समाज का कार्य करें। कभी भी विद्रोह घर में नहीं होना चाहिए। आपका घर अगर बिगड़ेगा तो आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए आप समाज का कार्य करिए, किंतु अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर, अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता पूर्वक उनसे इजाजत लेकर के इसके बाद आप काम करिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कभी अपने घर में विद्रोह नहीं किया, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं कभी भी अपने घर में विद्रोह न करें। पहली शिक्षा तो मेरी यही है। मैंने अपने ससुराल के उस कमजोर व्यक्ति को उठाने का कार्य किया।
जो दूर गांव में रह रहे हैं लेकिन उसकी खाना बहन को हम तो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन हमारा भाई, हमारी ही बहन, हमारा ही एक देवर अगर भूखा है, उसका परिवार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसको सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी बहनों की है। आपके पति को अपने भाई की मदद करते समय यह संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी को पता चलेगा तो मेरी पत्नी विवाद करेगी। क्योंकि घर एक व्यक्ति की कमाई में उसके माता पिता का हिस्सा होता है, उसके भाइयों का हिस्सा होता है, उसके बहनों का हिस्सा होता है, उसके बाल बच्चों का हिस्सा होता है, उसकी पत्नी का हिस्सा होता है। और अगर आपको सारी जिम्मेदारी दी गई है तो इन सारी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह से निभाएं और उन्हें निभाने में अपने घर के पुरुष वर्ग का, अपने पतियों का सहयोग करें। मैंने बहुत जगह देखा है पतियों को अपने भाई की मदद करने के लिए पत्नियों से बातें छुपानी पड़ती हैं, उनके सामने वो पैसे वैसे देने में भी डरते हैं कि मेरी पत्नी तहलका मचा देगी कि तुमने अपने भाई को इतना पैसा क्यों दे दिया। ये आप लोग सभी इसके उदाहरण होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादातर लोग सभी होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। हर घर में मेरे जैसी बहनें होती है, माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो परिवार को बांध के लेकर के आगे चलने में ही सुख का अनुभव करती है। मैं तो तब तक किसी व्यक्ति का साथ देती, चाहे घर का व्यक्ति हो या मेरा रिश्तेदार हो या कोई, जब तक वो पूरी तरह खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसका सहयोग करती हूँ। जैसे ही वो खड़ा हो जाता है मैं पीछे। तो मैं तो ये चाहूंगी कि हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। आप बीच में किसी को छोड़ देंगे ना, इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, और जिंदगी भर आप उसकी जिम्मेदारी और उसके दर्द को अनुभव करके उठते रहेंगे। मैं तो घुटती हूँ, मैं नहीं जानती कोई घुटता है कि नहीं, पर मैं घुटती हूँ, मुझे घुटन होती है। मैंने अपने परिवार, मायके के पक्ष को भी, ससुराल के पक्ष को भी प्रयास किया है कि दोनों को साथ साथ लेके चलूं और बहुत अच्छा समन्वय हो। बहुत विपरीत परिस्थितियों में मेरा विवाह हुआ था, दोनों परिवारों को जोड़ना बहुत कठिन काम था, किंतु मैंने जोड़ा ही नहीं, दोनों का प्यार भी पाया और विश्वास भी अर्जित किया। इसी तरह मैंने जब हम समाज के कार्य में लगते हैं तो समाज में जब हम जाते हैं तो लोग हमसे सीखते हैं। हम एक सामान्य महिला से हटके हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। आपसे लोग सीखते हैं, आपसे क्या सीखेंगे? आपका त्याग क्या है, आपने समाज के लिए क्या योगदान दिया है, आपने अपने परिवार को किस तरह से चलाया है, आपने अपने संगठन में जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपके भाइयों, आपके बहनों के साथ आपके कैसे बर्ताव है। मुझे एक और चीज लगती है कभी कभी कि हम ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में रहने का काम संगठन का है ही नहीं, क्या ग्रुप बनेंगे? ये तो सारा ग्रुप हमारा ही है ना, सारे हमारे विचारधारा के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर हमारा अलग से ग्रुप कैसा, अलग से हम गैंग क्यों बनाते हैं? नहीं बनाते, सारे हमारे अपने लोग हैं। जब हम अलग से ग्रुप बनाते हैं तो गैंग बन जाता है, विस्फोटक कार्यों में लग जाता है। वो संगठन के लिए लाभदायक नहीं होता, नुकसान पहुंचाने लगता है। आज मैं जो भी बातें करूंगी, कोई नियम की बात नहीं करूंगी, कानून की बात नहीं करूंगी, प्रैक्टिकल बात करूंगी, जो होना चाहिए एक संगठन में। महिलाओं के क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं। आपको पता है महिलाएं कितना सारा संघर्ष करके यहाँ आती हैं। यहाँ जितनी भी बहनें आई होंगी सबके घर का काम प्रभावित हो रहा होगा। कहते हैं ना, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। यहाँ से जाएंगी सारी चीजें व्यवस्थित मिलेगी, कुछ भी सही जगह पे नहीं मिलेगा। कपड़े उठाने जाएंगे वो ढूंढे से नहीं मिलेगा, रसोई में जाएंगे कोई भी डब्बा सही जगह पे नहीं मिलेगा। तो बहनें हमारी एक कुशल प्रबंधिका हैं, अच्छी वित्त मंत्री हैं। आपकी आय अगर 10,000 है तो वो 10,000 में कैसे घर को चलाना है ये वो जानती हैं। उसमें से 2 पैसे कैसे बचाने हैं कि वो आपके दुख में, आपके सुख में, आपके तीज त्योहारों में आपके काम आ सके। आपकी बेटी है तो उसकी शादी के लिए जिस दिन पैदा होती है उसको दूसरे दिन से प्रबंधन शुरू कर देते हो। अरे इसका ये कहना बना लो, ये बना लो, वो बना लो, बेटी है भाई कल शादी करनी पड़ेगी, व्यवस्था अचानक कहाँ से लाएंगे?
तो जो महिलाएं एक अजनबी घर से आती हैं और दूसरे के घर में आकर धीरे धीरे उस घर के हर व्यक्ति के हृदय में साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं, उनकी क्षमता को आप कम करके कभी मत आना। जब भी देश पर आपत्ति पड़ी है, हमारी बहनों ने हाथ में तलवार उठाया है, युद्ध भी किया। इसका बहुत बड़ा उदाहरण महारानी दुर्गावती जी हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, कि देश पर अगर विपत्ति आई तो उन्होंने अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांध के युद्ध किया। तो जो बहनें ये कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, हम सिर्फ एक काम बता लें कि हमें फालतू का गप ना करें। साड़ी, गहने, रुपए, पैसे, इन सब से हटकर, सास बहू ननद की बुराइयों से हटकर हमें जो समय मिलता है, हम केवल उतना समय ही अपने परिवार, अपने समाज के लिए देते जाएं तो बहुत बड़ा कार्य तो करती है। बहुत सारी बहनें तो करती है। जब हम शुरू में आज से मेरी शुरुआत 14 साल की ऐसे हुई, मैंने ABVP से कार्य शुरू किया तो संगठन खून में था। जब मैं नौकरी ज्वाइन की, मैंने तो शिक्षक समूह ज्वाइन किया। उस समय शिक्षक समूह हमारी विचारधारा का संगठन था। इसके बाद थोड़े दिनों बाद ये लगा, कुछ भाई लोग आए हमारे साथ में जो पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि राजकारण देखना चाहिए, ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे हमें हर प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों का काम करने का अवसर है। चतुर्थ श्रेणी से लेकर के आप क्लास 2 10 तक काम कर सकती, तो मैंने उसका काम शुरू कर दिया। उसी समय मैं भारतीय मजदूर संघ का भी काम कर रही हूँ। एक लंबा समय हुआ जब मुझे नया लेके गए थे धर्मदास भाई साहब, भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन कराया उन्होंने हमें सिंगरौली में। सारे भाई मेरे बोल रहे थे कि कहाँ से महिला ला के दे दिया, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। पर मुझे ये कहते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मैंने कभी किसी को ढूंढने का अवसर नहीं दिया, मैंने ही ढूंढा। एक और उदाहरण अपनी बहनों को देना चाहूंगी कि आप कितनी बड़ी शक्ति हो, अपने भाइयों को विपत्ति में किस तरह बचाओ। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, हमारे यहाँ इंडियन आइडियल करके एक कंपनी है बारूद की, वहां पे लगातार श्रमिकों के बीच और श्रमिक संगठन हमारे भारतीय मजदूर संघ के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती, क्योंकि वो बहुत ही बेकार प्रबंधन है। उसको अपने वर्कर के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम लेना जानता है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर संघर्ष बराबर बना रहता है। तो आंदोलन की स्थिति की नोटिस दिया हुआ था और वो भगवान विश्वकर्मा जी की जन्मदिन का समय था। मेरी ड्यूटी लगी थी कार्यक्रम में, वहाँ गई थी, अपना मतलब प्रदेश से मेरा उद्बोधन वहाँ सुनिश्चित किया गया था, मैं वहाँ गई थी। अचानक मेरे भाइयों का फोन आना शुरू हुआ। मैंने कहा क्या हो गया, वहाँ पे इतना वज्रपात की तमाम सारे फोन एक साथ मुझे आ रहे हैं। मैंने फोन उठाया, बात की मैंने, तो बताया कि दीदी यहाँ पर ठेकेदार जो है खून और लगभग सैकड़ों लोगों को शराब के नशे में धुत करा के लेके आए, उनके साथ मारपीट कर रही है। भाइयों जीवन में ऐसा कभी नहीं हो, लेकिन मुझे करना पड़ा। मैंने भाइयों से अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसा करना, झंडे का डंडा मजबूत रखना। हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोग काफी समझदार हैं, उनको मालूम है कि क्यों कह रहे हैं। इसके बाद मैं वहां गई तो मैंने देखा, मैं सीधे उठ के वहीं गई जहां पे सब खड़े थे। एक ऐसा लगा लिया था बैरिकेड टाइप का, वहीं पे खड़े हुए थे। गए देखे तो एकदम से शराब का भक्का आया हमारे चेहरे पे, बहुत दिल मिला गया उसके बाद। उनका ये तो सही कह रहे हैं लोग, बहुत बड़ा विभीषण कांड हो जाएगा अगर आज मैंने सिर्फ बात पर काम किया। उसके बाद हमारी बहस शुरू हुई, हमने कंपनी प्रबंधन से बात करना चाहे, पूजा करना चाह रहे थे कार्यकर्ता, तो आपको दिक्कत क्या है। पिछली बार भी हमने यहाँ पर आकर के विश्वकर्मा भगवान की पूजा की, इसके पहले भी मैं यहीं पे आकर के पूजा की। आज अगर वो करना चाह रहे थे तो आपको दिक्कत क्या है, अपने भगवान विश्वकर्मा का पूजन क्यों नहीं करते। भेदभाव इस आधार पर होता है कि पुरुषों में उत्पादक की शक्ति ज्यादा और महिलाओं में उत्पादक की शक्ति कम होती है। यह अन्यायपूर्ण है, यह अन्यायपूर्ण है। इसे कानून पर आकर दूर किया जाना चाहिए
संख्या होनी चाहिए। हम महिला हैं या प्राकृतिक सच है? क्या हम महिला हैं या प्राकृतिक सच है? महिला होने के नाते हमारे शारीरिक बनावट और पुरुषों के शारीरिक बनावट में शक्ति में अंतर है, लेकिन हमारी बौद्धिक स्थिति महिला होने के नाते कम नहीं है बहनों। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पूरी ताकत और लगन के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आप सभी का मैं एक बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महिला और पुरुषों में एक शारीरिक बनावट विशेष रूप से अंतर है। महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, पुरुषों को नहीं आते। महिलाएं ही जानती हैं कि पीरियड्स में क्या परेशानी होता है, कितना कष्ट होता है। इस सम्मेलन में मैं यह प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि सरकार 3 दिन पीरियड्स अवकाश महिलाओं को कानूनी तौर पर प्रदान करे। नियोक्ता अगर उसे 3 दिन की अवधि का वेतन देना चाहे तो यह नियोक्ता देना नहीं चाहती है तो उसका दायित्व सरकार को लेना चाहिए 3 दिन। इसके बाद मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक आंगनबाड़ी का हमारा मानदेय यहाँ हमारे मिड डे मील की बहनें, आशा वर्कर की बहनें, मितानी, स्ट्रीट वेंडर की बहनें हैं और हम सब गांव में काम करते हैं। तमाम सारी महिलाएं अपने परिवार का संचालन करती हैं। हम सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का केंद्र का संचालन करते हैं। मिड डे मील वर्कर अपने स्कूल में बच्चों का खाना बनाते हैं, उसका संचालन करती हैं। स्ट्रीट वेंडर है, अपने कार्य क्षेत्र में अपना संचालन करते हैं। मितानी है, वो विदेश महामंत्री जी हमारे बीच में हिफाजती पर्यावरण प्रभारी श्री लक्ष्मण चंद्र जी, समस्त अखिल भारतीय पदाधिकारीगण, प्रदेश पदाधिकारीगण एवं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों तथा बहनों, आप सभी इस 2 दिवसीय पदाधिकारी सदस्य और अध्यक्ष इस 2 दिवसीय अधिवेशन में रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से सभी ने व्यवस्था की। पूरे भारतीय मजदूर संघ प्रदेश छत्तीसगढ़ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती है। आप सभी को शुभकामनाएं देती है। जैसे कि भारतीय मजदूर संघ में ये पद्धति चलती आ रही है कि 3 साल की जो कार्यक्रम, जो दायित्व हम सभी को मिला, जो निर्वहन किए, आप सभी ने तन मन धन से पूरी हमारी टीम को सहयोग दिया। उसके लिए भी पुनः आप लोगों को धन्यवाद। और इस भारतीय मजदूर संघ की पद्धति के अनुसार नई कार्य समिति, नई प्रक्रिया आप लोगों के समक्ष आप लोग तय करेंगे। इसके लिए ये जो अधिवेशन जो हो रही है, इसके अधिवेशन समाप्ति हो जा रही है और इसे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी भाई को इनाम देते हैं। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुरानी जो बात कहते हैं उसे बंद किया जाता है और इस बीच हमारे गाँव में चुनाव अधिकारी श्री लक्ष्मण चंद्र जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं। पुरानी समिति उसको देखा
मधुसूदन छत्तीसगढ़ की जो कार्यकारिणी थी, पिछली कार्यकारिणी, वो काफी अच्छा काम किया। कमी कुछ त्रुटि ये सभी में रहता है, लेकिन जितना कोशिश किए जो कमेटी है वो बहुत अच्छा काम किया। और उस संघर्ष के समय में जब पूरा भारत कोरोना बीमारी से जूझ रहा था, ऐसे समय में भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और सदस्यों ने उस कोरोना काल में जो बढ़ चढ़कर काम किया, लोगों का सहयोग किया, ये हम सबसे छुपा नहीं है। आने वाले समय में नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी और जो पुरानी कमेटी की जो कुछ त्रुटि थी, कुछ कमी थी, आशा है उस कमी को पूरा करते हुए भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में अपना पक्ष लग रहा है, ये उम्मीद है। हम सब चाहते हैं, अभी 2 दिन से हम लोगों ने देखा बहुत सारी चीजों को, और अनुरोध करना होगा किसी के पास कोई प्रस्ताव होगा, आगामी कार्यकारिणी के लिए कोई प्रस्ताव कोई बनाया होगा, कुछ करना होगा, उसको यहाँ पे ला के दें जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके लिए मैं आपको समय देता हूँ, यहाँ ला के दीजिए, पेपर बनाए हुए प्रस्ताव होगा। सम्माननीय चुनाव अधिकारी जी, ये आगामी 3 वर्ष की नवीन कार्यकारिणी हेतु ये पदाधिकारियों की सूची आपके समक्ष प्रस्तावित है। जिन पदाधिकारी मेरे प्रस्ताव में है उनका नाम आपके समक्ष सुझाते हुए ये सूची आपको सौंप। अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंहदेव, आंगनबाड़ी बलरामपुर जिला। कार्यकारी अध्यक्ष श्री नरोत्तम दत्त, बिजली जिला। उपाध्यक्ष श्री शंकर सिंह बनाफर, कोयला बिलासपुर जिला। उपाध्यक्ष श्रीमती सोनिया मरावी, आंगनबाड़ी कबीरधाम जिला। उपाध्यक्ष श्री रुद्र कुमार दादी, असंगठित दंतेवाड़ा जिला। महामंत्री श्री दिनेश कुमार पांडे, डीएसपी जिला दुर्ग। मंत्री 3 मंत्री हैं, मंत्री श्री राजेश नागवाड़े, निर्माणी कोरिया जिला। मंत्री श्रीमती उषा साहू, मध्याह्न भोजन बिलासपुर जिला। मंत्री श्री विकास सिंह, बिजली जगदलपुर मध्य बस्तर जिला। वित्त सचिव श्री ओम प्रकाश पाल, राज्य कर्मचारी रायपुर जिला। यह प्रस्ताव माननीय चुनाव अधिकारी जी को स्टेज में जाने एक प्रस्ताव आया हुआ है और इसके जो प्रस्तावक हैं प्रसाद तिवारी जी, भारत माता की जय। मैं महामंत्री छत्तीसगढ़ जिले के कर्मचारी संघ महासंघ अभी इस चुनाव पहले श्रीमान जी के द्वारा जो प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।
है और इस प्रस्ताव को मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष गुरमीत कौर जो गुलाब प्रसाद तिवारी जी का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करती हूँ। भारत माता की जय। जो भी प्रस्ताव आया है प्रदेश संगठन के लिए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस बात मंजूर कर मिलेगी। इस प्रस्ताव में 10 पदाधिकारियों का नाम है। छत्तीसगढ़ प्रदेश परिषद से कार्य चल रहा भारतीय मजदूर संघ का उस हिसाब से आगामी समय में हम लोग केंद्र से ये आग्रह करेंगे कि पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ाई जाए, जिससे काम आगे अच्छा बढ़ाया जा सके, इससे काम आगे बढ़ सके। ये जो प्रस्ताव है इसमें जो पदाधिकारी जो अभी प्रस्ताव में पढ़ा है, इस सूची को मैं स्वीकृत करते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए इसको निर्वाचित घोषित करता हूँ। मैं अब नाम पढ़ता जाऊंगा और वे कृपया मंच में अपना संकलन करेंगे। अभी पदाधिकारियों के कंधों पे पूरे प्रदेश का भार आ चुका है और जैसे प्रदेशों में काम चलता है उस हिसाब से उम्मीद है कि सदस्यता संख्या में वृद्धि होगी और जो भी काम है वो सुचारू रूप से चलेंगे। अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंहदेव, श्री नरोत्तम विद्यालय गिरी उपाध्यक्ष श्री सर्वपल्ली सिंह बलापर कोयला बिलासपुर, उपाध्यक्ष श्रीमती सोनिया मरावी आंगनबाड़ी अभियान, उपाध्यक्ष श्री रुद्र कुमार गांधी असंगठन क्षेत्र दंतेवाड़ा, महामंत्री श्री दिनेश कुमार पांडे भिलाई दुर्ग, मंत्री श्री राजेश राजवाड़े जी निर्वाणी जिला कोरिया, मंत्री मां भारती भगवान विश्वकर्मा परम श्रद्धेय आदरणीय सत्तोपंत ठेंगड़े जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, मैं
भारतीय मजदूर संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मैडम श्रीमती शोभा देवी से आग्रह करूंगा कि आगे की कार्रवाई कृपया मंच पर संचालित करें। श्रीमती शोभा पर्यावरण पदाधिकारी श्री लक्ष्मण चंद्रा जी, चुनाव अधिकारी, आपको तहे दिल से भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी आप सभी के समक्ष रख रहे हैं और इस बीच में जब तक नाम घोषणा पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग बीच में कोई भी ताली नहीं बजाएंगे और जिनकी भी नाम आएंगी वो सब सामने आके खड़े हो जाएंगे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री शिव कुमार दुबे जी, कोरिया जिला कोयला, श्री नरेश चौहान जी, बड़ौदा बाजार पूर्णकाली, श्री योगेश दत्त मिश्र जी, राजनांदगांव पूर्णकाली, श्रीमती पूर्णिमा साहू, कोरगांव बिजली, श्री तिरुप्लेस नायडू रायपुर रेलवे, श्रीमती संगीता रात्रे जांजगीर चांपा आसा, श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह बालोद माइंस, श्रीमती स्नेहलता पटेल कोरबा जिला निर्माणी, श्री सुदर्शन मानिकपुरी राजनांदगांव जिला निर्माणी, श्री प्रत्युष केसरी बलरामपुर जिला ठेका, श्री श्री नायक जी बड़ौदा बाजार जिला सीमेंट, श्रीमती अलका वर्षा राय राजनांदगांव जिला निर्माणी, श्रीमती गीता सोनी जांजगीर चांपा जिला ट्रांसपोर्ट। इसी में आयाम प्रभु की रचना भी की गई है। पर्यावरण कार्य प्रमुख श्री लखनलाल चौधरी जी, दिल्ली राजरा, महिला कार्य प्रमुख श्रीमती लता दीक्षित जी, देवेंद्र, विधि प्रकोष्ठ श्री राजेंद्र मिश्रा जी, रायपुर, कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ श्री सुरेंद्र मणि पांडे जी, दुर्ग, सामाजिक समरसता प्रमुख श्री भोला प्रसाद तिवारी जी, रायगढ़, मीडिया कार्य प्रमुख श्री गिरिजा शंकर आचार्य जी, बिलासपुर, आंतरिक अंकेक्षण प्रमुख श्री सुंदर सिंह वर्मा जी, रायपुर, वरिष्ठ नागरिक कार्य प्रमुख श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, रायपुर, सभी आयाम प्रमुख प्रदेश कार्य समिति के पदेन सदस्य होंगे, सभी जिला मंत्री प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होंगे, सभी अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य जिनका मुख्यालय छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, वे सभी प्रदेश कार्य समिति में अपेक्षित सम्मानित आमंत्रित सदस्य होंगे। इसी बीच